अब जैसे मेंटेनेंस अलाउंस मतलब आपको चाहिए, आप लेडी हैं, आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो उसको कैसे आप अलाउ करवाएंगे? ठीक है, आप 125 सीआरपीसी की अपने मतलब माँ बाप भी करवा सकते हैं, बच्चे के लिए भी हम मेंटेनेंस मांग सकते हैं, पत्नी भी अपनी मेंटेनेंस मांग सकती है, ठीक है, जो भी है मांग सकते हैं इसके लिए। तो कैसे डलेगी ये सब कुछ हम जान लेते हैं। इन द कोर्ट ऑफ एलडी सीजीएम के कोर्ट में डलती है पानीपत, जैसे हमने नाम लिखा है इसमें, आपका जो भी सिटी नेम है आपको वो लिखेगा, मैंने पानीपत इसलिए लिखा है ताकि आपको समझा सके। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें कंप्लेंट का नाम आ गया, वो किसकी वाइफ है, ठीक है, और जिसकी एज, फिर इसका वही डॉटर ऑफ, ये अपना वही ठीक है, तो अपना फिर जहाँ पे वो रहती है, फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर अपने बच्चे के लिए भी इसने लिख दिया माइनर हर फादर मदर लीना, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह अपने बच्चे के लिए भी वो मांग रही है, ठीक है। माँ बाप भी मांग सकते हैं 125 सीआरपीसी में, ऐसा कुछ नहीं है, तो माँ बाप भी मांग सकते हैं, मेनली माँ बाप कम करते हैं, तो पत्नी ज़्यादा मांगती है, तो इसलिए मैंने पत्नी वाली दिखाई है, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वर्सेस ये किसके डाल दिया, अपने पति के, तो उसका आपको नाम डालना पड़ेगा, फिर अपना उसका सन ऑफ के उसके फादर का नाम, फिर उसकी एज डलेगी, फिर वो कहाँ पे रहता है, फिर वो जहाँ का रहने वाला है उसकी डिटेल। अभी पिटिशनर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी है फॉर ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस। इसमें क्या क्या है अभी, इसमें अपनी वजह देनी है, अपने केस को समरी देनी है, केस को समरी का मतलब आपको कन्वीनियंस करना है कोर्ट को, कोर्ट के जज को, कि भाई ये इसके रिलेटेड लॉ है, इसका ये लड़की का बिगड़ रहा है, ये इस विक्टिम का ये बिगड़ रहा है, तो आप प्लीज प्लीज इसको मेंटेनेंस दिलवा दीजिए। तो इस तरीके से अपनी हमें पिटिशन को इस तरह तैयार करना होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। जिसमें क्या लिखा था, मैरिज ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 वाज सोलमनाइज्ड विद द रिस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनी ऑन डेटेड, भाई किस तारीख उसकी शादी हुई। द मदर एंड ब्रदर ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 हैज स्पेंट अबाउट 8 लाख, भी कितना उसने शादी में मतलब खर्चा की थोड़ा बहुत बताते हैं, और भी कितने सारे संडोरी आर्टिकल्स दिए बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, भी इसकी कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी उसने रिस्पोंडेंट उसके फैमिली मेंबर को दिए। द मैरिज एंड द पिटिशनर वाज ब्रॉट टू हर इन लॉज एट पानीपत वेयर द बोथ पिटिशनर नंबर 1 रिस्पोंडेंट लिव टुगेदर, भी एक पति पत्नी ग्रुप में एक साथ रहते थे। जो मैरिज थी वाज ड्यूली कंजुमेटेड एंड फ्रॉम द सेड वाज वेडलॉक ए फीमेल चाइल्ड नेमली एली, ठीक है, वाज बोर्न ऑन डेट, जब भी इसका बच्चा हुआ तो रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली वर नॉट सेटिस्फाई ऑन द बोर्न ऑफ फीमेल चाइल्ड, वे फीमेल चाइल्ड के नाम पे वो संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने पिटिशन नंबर 1 को क्या किया कि वाह भाई आप लड़का क्यों नहीं मतलब जन्म दे रही, तो उन्होंने उसको हार्म पहुंचाना, हैरेस करना स्टार्ट कर दिया मेंटली एंड फिजिकली, मतलब अपनी राम कहानी बतानी है कि भाई आप क्या 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 हुआ दहेज के नाम पे या किस किस नाम पे, ठीक है। अब जो रिस्पोंडेंट इसमें ये कहता है कि हैज फैमिली मेंबर भी इसके बहुत ग्रीडी थे एंड दे नॉट सेटिस्फाई विद द आर्टिकल गिवन इन द मैरिज ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मैरिज। The respondent and his family started taunting to the petitioner number 1 he has come from beggar family and nothing has been given in the dowry। वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं दिया भाई दहेज में। तो जैसे इसमें क्या दिखाया गया है वो जान लेते हैं। भाई इसमें ये दिखाया गया कि भाई वो बहुत इसको टोंट मार रहे थे, बच्चे भाई पैदा होने के नाम पे उसको परेशान कर रहे थे, कुल मिला के इसमें यही स्टोरी है सारी। फिर उन्होंने पंचायत करी, भाई इसमें पंचायत में पुलिस स्टेशन में मामला गया, बाद में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, लेकिन वो रुके नहीं। कुल मिला के इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया सिर्फ, ठीक है, कि भाई ये सब कुछ बातें हुई हैं और मैटर वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज हुआ बिटवीन द पार्टी। इस तरीके से मतलब लगभग केस इस तरह चलते हैं। और उसमें ये लिखा होता है कि जो ऑल द डोरी आर्टिकल है, धन है, आर इन द पोजेशन ऑफ रिस्पोंडेंट, भी रिस्पोंडेंट की पोजेशन में है, उसके अधिकार में, उनके घर में ही है, वो भी दिलवाए जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भाई इसमें भाई वो काफ़ी डराया धमकाया जा रहा है कि यदि वो एम्प्टी हैंड आई, मतलब खाली हाथ हुई तो उसको मार दिया जाएगा, मतलब कुल मिला के इस तरीके से लगभग एडवोकेट तैयार करते हैं। लेकिन आपको जो भी आपको सही लगे कि आपको केस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, ठीक है। फिर आखिर में ये लिखा होता है जो रिस्पोंडेंट है इज एबल बॉडी पर्सन है और वो जॉब कर रहा है सिविल हॉस्पिटल में, जैसे कि इसकी जॉब बताइए कहाँ पे है और वो कितना कमा रहा है, एंड विद हैज नो अदर लाइबिलिटी ही कैन इजिली गिव मेंटेनेंस टू द पिटिशनर। ऑन द अनदर हैंड पिटिशनर नंबर 1 इज अनएम्प्लॉयड लेडी है, उसके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, सी हैज नो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन हर नेम, द पिटिशनर नंबर 1 इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ एंड हर माइनर डॉक्टर। एग्जाम्पल पिटिशनर नंबर 2 द मेन, वो भी किसके पर आधारित है, अपनी माँ के ऊपर आधारित है, इज ऑल्सो अनेबल टू मेंटेन द पिटिशनर एज मदर ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 इज, जो कि विडो लेडी है, मतलब जो भी मतलब इसमें क्या बताया कि जो पिटिशनर की जो मदर है वो भी मेंटेन करने के लिए अनेबल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मतलब विडो लेडी है, मतलब विधवा लेडी है, कि उसके पास भी कभी इनकम का सोर्स नहीं है। द मैरिज ऑफ द पिटिशनर वाज सोलमनाइज्ड विद द रिस्पोंडेंट एंड पानीपत है, द मतलब भी इसमें जैसे हमने पानीपत को बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास पानीपत का केस है तो हमने पानीपत का लिखा,
ठीक है। अब जैसे कि हैंस द भाई एलडी कोर्ट जो भी है भाई इसके पास जुरिडिक्शन है कि टू ट्राई एंड डिसाइड द प्रेजेंट पिटिशन को भाई वो करे। द नेसेसरी कोर्ट फी हैज बीन अफीज विद द पार्टीशन इट इज देयर फॉर पेड दैट द मेंटेनेंस भी जिसको दी जाए 20,000 पर मंथ में कांट बी ग्रांटेड टू द पिटिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर पिटिशनर की अपनी डिटेल लिखनी होती है, जैसे जितने पिटिशनर है फिर वेरिफिकेशन में हमें ये लिखना होता है कि जो भी कंटेंट है सब ऊपर जो भी पैराज दिए गए हैं ट्रू है एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज भी सभी करेक्ट है माई नॉलेज में एंड बिलीव है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से देना होता है। फिर आपको भाई एक साथ में एक और एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो होती है कि इंट्री मेंटेनेंस। भाई जब तक केस चल रहा है उसमें इंट्री मेंटेनेंस मिले। लगभग ये जो ऊपर की टाइप ये होती है ये एक ही मतलब ऊपर जैसी बना दी जाती है, जो उसमें थोड़ा सा इसमें अंतर होता है कि भाई जो एप्लीकेंट है पिटिशनर है उसने भाई अंडर सेक्शन 125 में ये किया है कि इसको मेंटेनेंस फॉलो किया जाए, और भाई जो भी पिटिशनर है वो भी ट्रू है और भी सेम वे काइंडली भी इसको भी रीड को एप्लीकेशन पढ़ा जाए। और जो रिस्पोंडेंट है वो भी अच्छी तरीके से कमा रहा है, 30,000 रुपये सैलरी ले रहा है, मतलब जो भी इसकी बात है वो लिखनी है भी कि ये ऐसे कर रहा है, इसके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन भाई मदर उसके पास जिम्मेदारी है, मदर के पास कि भाई उसका बच्चा भी है और तो कोई मेंटेन भी नहीं कर सकता उसकी लाइबिलिटी वगैरह को, और कोई भी उसके बच्चे के एक्सपेंस उठा नहीं सकता। तो भाई जो भी है कोर्ट उसको एंट्री मेंटेनेंस दे 20,000 पर मंथ और लिटिगेशन जो एक्सपेंसेज लगा 11,000 रुपये, जितना भी आपका लगा वो लिखना आपको। मेकानली भी ग्रांटेड टू द पिटिशनर को दिया जाए, एप्लीकेंट को दिया जाए टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द मेन पिटिशन। और भी कोई जो रिलीफ दे सकते हैं जो भी आप सही समझे, फिट समझे, प्रॉपर समझे, वो भी अवार्ड किया जाए पिटिशनर को, एप्लीकेंट को। ठीक है, फिर एक एफिडेविट भी देना होता है। एफिडेविट में ये लिखना होता है कि इसकी जो भी इंट्री मेंटेनेंस उसको मंजूरी दी जाए और फिर इस तरीके के इसको भी वो कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन भी तैयार हो रही हैं। तो इस तरीके से तैयार होती हैं, आप इसको समझ पा ही रहे होंगे। यदि फिर भी आप मतलब आपको ऑनलाइन केस फाइल करवाना है या कोई हमसे लीगल एडवाइस चाहिए, कोई केस फाइल करवाना है या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कोई केस फाइल करवाना है, इसके लिए लीगल एडवाइस चाहिए या आपको किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा।